आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसका एनालिसिस करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। सारी बातें समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितने सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, वो सारी चीज़ें आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। आ जाओ, ठीक है, करें शुरू। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है, नाम सुना हुआ होगा आपने। आप लोगों के नॉर्मली ये टॉपिक जो होता है बीएससी में, कई यूनिवर्सिटी में बीएससी में दिखाई देता है, बहुत कम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आईआईटीज की बात करें तो वहाँ थोड़ा संभव है कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपको यूजी में मिलता है। नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटीज में ये पीजी में मिलता है। पीजी में डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से एक टॉपिक आता है। ये टॉपिक थोड़ा सा एक हल्का सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो टॉपिक है ये ज्योमेट्री प्लस डिफरेंशिएशन है। मतलब ज्यामिति, ज्यामिति कौन सी जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वृत्त, त्रिभुज, सरल रेखा, समतल, ये जो आपने ज्यामिति पढ़ी हुई है, इस ज्यामिति को अवकलन के साथ कनेक्ट करना। अवकलन के साथ कनेक्ट करने का मतलब है अवकलन का उपयोग करना, ज्यामिति को और बढ़ाता है। तो एक नई ब्रांच खुल जाती है जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे उन्होंने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसी को ही उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो उन्होंने ये आइडिया पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि क्यों नहीं ज्यामिति में अवकलन का इस्तेमाल किया जाए, ज्यामिति में अवकलन का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपको याद होगा कि आप 12th क्लास में अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, और अवकलन के अनुप्रयोग में एक चीज पढ़ते हैं कि अवकलन की सहायता से किसी स्पर्श रेखा की ढाल निकाली जा सकती है। स्पर्श रेखा वक्र की होगी, वक्र ज्यामिति में आएगा। तो ज्यामिति की किसी बात को आप अवकलन की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप वो देखें तो वहां पे दो चीजों का संगम हो रहा है। अगर उस टॉपिक को ध्यान से देखें, उस टॉपिक को थोड़ा सा समझे, तो वहां पे दो चीजों का संगम है। एक है वक्र जो कि ज्यामिति का हिस्सा है, एक है वक्र जो कि ज्यामिति का हिस्सा है, और उस वक्र पे खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल आप अवकलन से निकाल रहे हैं। तो वो जो स्पर्श रेखा की ढाल है वो अवकलन से आ रही है, यानी आप अवकलन की मदद ले पा रहे हैं। वहां पे ज्यामिति में अवकलन इंटरफेयर करता है, इसका मतलब ढाल बराबर अवकलन, स्पर्श रेखा की ढाल मतलब अवकलन, अवकलन ज्यामिति से जुड़ गया। तो यहां जाके ये जो शुरुआत होती है, यही शुरुआत डिफरेंशियल ज्योमेट्री की नींव बनी कि अवकलन की सहायता से भी ज्यामिति को पढ़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो एक ब्रांच खुल गई जिसका नाम है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो नया इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सब ज्योमेट्री चल रहा है, और ज्योमेट्री में हम 2D की बात नहीं करेंगे, 3D की बात करेंगे। इसमें आपको 3D ज्योमेट्री चलता हुआ नजर आएगा। 3D ज्योमेट्री प्लस अवकलन, बस यही इसका है, और इसमें कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए टॉपिक देखा देखा सा लगेगा आपको। जब अगर आप लोगों ने इसको पहली बार पढ़ा होगा तो सारी चीजें आपको देखी देखी से लगी, बोले ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ नया है ही नहीं। ये 3D ज्योमेट्री है, जो आपका 12th क्लास का टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें आप समतल पढ़ते हैं, सरल रेखा पढ़ते हैं, समतल सरल रेखा, बस वो दो टॉपिक है, उनमें अवकलन का तड़का लगा दो। समतल और सरल रेखा वाला जो टॉपिक है आपका, जो 12th क्लास में समतल और सरल रेखा है, उस टॉपिक के अंदर अवकलन और मिक्स कर दो, ये बन जाता है आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और कुछ भी नया नहीं है, सच बता रहा हूँ, और कुछ भी नया नहीं है। बस ये दो चीजें हैं जो उसमें एड अप हो जाती है और एक नई ब्रांच खुल जाती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो बस इतना सा अंतर है। तो वो अगर आप अच्छे से समझते हैं, अगर आप 3D ज्योमेट्री समतल और सरल रेखा को अच्छे से समझते हैं, तो फिर आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक पीजी का है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है किसी के यूजी में चलता हो, किसी के पीजी में चलता हो। आपने से बीएससी में पढ़ा है या एमएससी में पढ़ा है, उसको छोड़कर फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर इसको पीजी में डाला हुआ है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये पीजी का टॉपिक है। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए ये किसी काम का नहीं है। तो जो सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये पीजी में डाला हुआ टॉपिक है, और वो फर्स्ट ग्रेड में इकलौता केवल फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो पीजी का टॉपिक है। तो आप लोग जो भी सेकंड ग्रेड वाले बच्चे, वो अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ने लायक है, नहीं है तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का लेवल कैसा है? टॉपिक का लेवल आसान, सरल, सिंपल, आसान है, इजी है एकदम। लेकिन इजी उन लोगों के लिए है जिनको 3D समझ में आता है।
अगर आपको 3D में समस्या है, 3D ज्योमेट्री में समस्या है, 12th क्लास वाला 3D अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अगर वहां पे आपको 3D ज्योमेट्री में ये समझ में आता है कि दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक्कोजाएं क्या होती है, दिक् अनुपात, दिक्कोजाएं और समतल और रेखा का सदिश समीकरण, अगर ये बातें वहां वाली आपको समझ में आती है तो फिर ये टॉपिक बस हो गया आपका, यूं समझो आप इसे निकाल लोगे, वहां वाला वो क्लियर हो जाए। वेक्टर फॉर्म, समतल का सदिश, ऐसा नहीं कि सदिश बस पढ़ा हुआ है, नहीं, सदिश होते क्या है, सदिश का मतलब क्या होता है, अभिलंब सदिश क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो जो अर्थ है वो अगर आपने पकड़ा हुआ है तो फिर ये बहुत आसान, एकदम इजी टॉपिक है, बहुत आसान लगेगा, अभी देखोगे तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि हाँ हाँ सही में आसान टॉपिक है। तो 3D ज्योमेट्री इजी टॉपिक है, आराम से, इसका मतलब जो इसके सवाल है वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। 3 सवाल इसके रहेंगे, शायद ज्यादा भी आ सकते हैं। टॉपिक ओवरऑल छोटा है तो ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, टॉपिक छोटा है, इतना कुछ है नहीं पूछने के लिए कि ज्यादा क्वेश्चन जा सके। भाई कोई टॉपिक बड़ा हो, है ना, उसमें 2 सवाल आ रहे हो तो टॉपिक में जगह है और पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में जगह भी नहीं है, इस टॉपिक में इतनी जगह ही नहीं है कि वो आपसे ज्यादा सवाल पूछ सके। तो 3 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 3 से कम ही होने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस यहाँ नहीं दिखते। रिपीट, टॉपिक ही इतना बड़ा नहीं है कि ज्यादा सवाल पूछे जा सके, तो इसलिए ज्यादा सवाल की तो कोई जगह नहीं बनती, इससे कम ही आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 तक जा सकते हैं या 2 आएंगे, बस ये हो सकता है, क्रॉस नहीं करेगा। या तो टॉपिक बड़ा होता तो भाई जगह होती और भी पूछ सकता था, तो यहाँ पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अभी बताता हूँ आगे कि कितना सा टॉपिक है ये। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और आप आसानी से 2 क्वेश्चन तक तो इजीली पहुंच ही जाएंगे, 2 क्वेश्चन तक तो आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डेप्थ पकड़ ले, थोड़ी सी गहराई पकड़ ले तो परेशान कर सकता है। 2 क्वेश्चन तक आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा, रोहित कह रहा है कि मैंने टेंसर एनालिसिस छोड़ दिया था, लेकिन कल पढ़ के अब मैंने उसको पढ़ लिया है। हाँ, अब कोई बाउंसर आया तो बात अलग है, अगर बेसिक ठीक ठाक बोल आई तो मैं खेल लूंगा। बस यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि कोई टॉपिक छोड़ना भी है तो इस तरीके से मत छोड़िए, पढ़ के छोड़िए, इतना तो निकाल ही लीजिए उसमें जुगाड़ जितना कि हमारा काम तो बन जाए, हमारा काम तो बन जाए। भाई कोई जरूरी थोड़ी हमें डिप्थ करनी है, हमें कौन सी पीएचडी करनी है यहाँ पे, हमें कौन सी पीएचडी करनी है, हमें जुगाड़ करना है, हमें हमारे काम की चीज निकालनी है, बात खत्म। यहाँ पे भी मैं आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई है कोई बात नहीं, मैं आपको जुगाड़ दिखा दूंगा यहाँ पे मैं आपको जुगाड़ बनवा दूंगा, बस वो जुगाड़ पकड़ लो, उस पर सवाल निकाल लो, बात खत्म, इतने में आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री हो जाएगा। अरे ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा था, 3 में से अगर आप 2 भी बनते हैं तो क्या बुरी बात है, 3 में से अगर 2 भी बनते हैं तो क्या दिक्कत है, जिनने पूरी पढ़ी हुई है वो 3 के 3 बनाएंगे, जिन आज ही पढ़ रहे हैं पहली बार वो 2 बना लेंगे, चल जाएगा। तो इतना सा मैं आपको इसका जुगाड़ करा दूंगा और बता भी दूंगा कहाँ कहाँ से ये काम होने वाला है, कैसे कैसे जुगाड़ को करोगे। चलो शुरू करते हैं इसको आगे, कि 3 सवाल कहाँ से बनेंगे। देखो 3 सवालों की जगह देख लो कि 3 सवाल कहाँ से बनते हैं। एक सवाल बनेगा आपका 3D ज्योमेट्री से, मतलब 3D ज्योमेट्री ये यहाँ पे कैसे आ गया, तो मैंने पहले बताया कि 3D ज्योमेट्री ही है, इसमें आपसे समतल का समीकरण, रेखा का समीकरण ये पूछेगा, वही जो 12th में पढ़ा हुआ है, समतल या सरल रेखा का समीकरण, समतल या सरल रेखा का समीकरण, वो जो 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, समतल या सरल रेखा का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग क्या है, अवकलन की सहायता से, क्योंकि मैंने पहले बोला डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अवकलन नहीं डालेगा तो फिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री कैसे हुई, तो अवकलन वाले फॉर्मूले वही है विद अवकलन, बस अवकलन का तड़का और मिलेगा उसमें, ये बन जाएगा 3D ज्योमेट्री में समतल और सरल रेखा का समीकरण। एक सवाल आपका यहां से बनेगा, एक सवाल फिक्स है, एक मेन फॉर्मूला है इसका, सेरेट फर्नेट फॉर्मूला, सेरेट फर्नेट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है जिससे जुड़ा हुआ या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा या थोड़े बहुत चेंज करवा के पूछ लेगा। एक सवाल आपको सेरेट फर्नेट से पूछेगा, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, अगर आपने एमएससी में पढ़ा है तो इस पे एक सवाल जरूर आता था एमएससी में कि सेरेट फर्नेट तो आएगा ही आएगा, उसकी व्युत्पत्ति आ जाएगी या उसका और आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक आएगा कर्वेचर, जिसे कहते हैं आप वक्रता,
है ना, हिंदी में नाम ना ही रहे यार, ठीक है, क्योंकि हिंदी में फिर त्रुटियां हो सकती है, जो नाम वैसे ही चलने देता हूँ ना, जबरदस्ती मैं हिंदी करूं इनके तो मुश्किल हो जाएगा। एक है कर्वेचर और टॉर्जन, कर्वेचर और टॉर्जन, एक सवाल आपका इनसे आएगा, कर्वेचर निकालना या टॉर्जन निकालना, या इस पे थ्योरी का सवाल। एक क्वेश्चन इनसे, तो ये 3 जगह है। अरे यार 10 से लिखा गया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। जैसे आपको दिखाता हूं, पहले से देखो फिर थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये है आपका 11/10/2022 का, 2022 का सवाल। देखो ये आर दिया गया है, लैम्डा बराबर 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। किसका सवाल है? 12th का है, 12th में होता है स्पर्श रेखा का समीकरण, और ये समीकरण देख लो, अगर वहां थोड़ा डाउट है तो समीकरणों को देख लो। किसके हैं? 12th वाले, 12th वाला ये सरल रेखा का समीकरण। और देखो सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी, अगर 3D ज्योमेट्री याद आ रही है, लघुत्तम दूरी कहां पड़ी थी? लघुत्तम दूरी आपने कहां पड़ी है? दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना कहां आती है? मतलब वहां पे आती है। ये तो बात समझ, तो ये चीज आपको वहां मिलेगी जो 12th वाला टॉपिक है। यहाँ 12th वाला टॉपिक बहुत चलेगा, स्पर्श रेखा के बीच का कोण। क्योंकि ये नहीं कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब एकदम नई ब्रांच है, नई ब्रांच नहीं, मैंने पहले समझा दिया कि ज्योमेट्री वही है, बस उस ज्योमेट्री में तड़का लगाया गया अवकलन का, अवकलन का तड़का लगाया गया। देखो स्पर्श रेखा के समीकरण पे गौर करो, ये रहा अवकलन, दिख रहा है? यहां अवकलन की मदद लेकर, देखो दिख रहा है अवकलन, ये तो आपकी ज्योमेट्री हो गई, ये आपका अवकलन हो गया। जो डिफरेंशिएशन है उसकी मदद लेकर ये निकाला जाता है, बस इतना सा फर्क है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो कोई ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री से अलग है, वही ज्योमेट्री है 10th और 12th वाली 3D ज्योमेट्री, समतल और सरल रेखा, वो दो उठाओ, उनमें अवकलन का थोड़ा सा तड़का लगा दो, डिफरेंशियल ज्योमेट्री बन गई। तो एक सवाल आपका आपको वही मिल जाएगा जो 12th क्लास वाला था, बस उसमें अवकलन कैसे यूज होता है ये सीखना है, क्योंकि डिफरेंशियल ज्योमेट्री है तो अवकलन कैसे यूज होता है वो सीखना है, वो ऐड करो, डन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक सवाल आपका ये हो जाएगा। अच्छा, अवकलन कैसे मिक्स होता है वो देखो, ये देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आप लोगों को याद होगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण हम लोग ये पढ़ते हैं, कैपिटल आर लिख दो या आर लिख दो, ए प्लस लैम्डा बी, यही होता है किसी रेखा का समीकरण। आर बराबर होता है, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, और यहां पे आर बराबर आर प्लस सी आर डैश, ये आर डैश आ रहा है, आर डैश, तो अवकलन आ गया, अवकलन आ गया। ये डिफरेंस बस इनमें इतना रहेगा कि अवकलन का उपयोग रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्री है लेकिन अवकलन की सहायता से ज्योमेट्री है, वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री बन गई। अच्छा, दूसरा आता है सेरेट फर्नेट, सेरेट एंड फर्नेट, ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बहुत बार।
सेरेट फर्नेट के आसपास ही चलेगा पेपर। इनमें से कौन सा सेरेट फर्नेट नहीं है? निम्न में से कौन सेरेट फर्नेट फॉर्मूला नहीं है? ये सवाल पूछ लिया। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सेरेट फर्नेट का नहीं है? ये सेरेट फर्नेट सूत्र द्वारा दिया जाता है। इसको कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, ये आपसे जरूर पूछेगा। कैसे भी 2015 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा है। सोचो 7 साल का गैप है और पूछने के लिए कुछ और है भी नहीं। अगर हम ये भी उम्मीद करें कि भाई इस बार नहीं पूछा तो, और इस बार नहीं पूछा तो पूछेगा क्या? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया सिलेबस इतना छोटा है कि या तो आप कम सवाल बनाओ या तो आप सवाल कम बनाओ। सवाल पूरे बनाते हो तो फिर आपको ये डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा उसमें है क्या। तो ये मजबूरी हमें नहीं देख के डाल रहा है कि हम पे कोई एहसान कर रहा है। सिलेबस ही इतना बनाया इन लोगों ने, इतना छोटा सिलेबस उसका रखा हुआ है, तो उसमें ये डालना ही पड़ेगा। तो हमारी तरफ नहीं देख रहे बल्कि डाल रहे। तो दूसरा हो गया सेरेट फर्नेट। तीसरा मैंने आपको बताया था कि कर्वेचर या टॉर्जन, कर्वेचर या टॉर्जन पे आएगा। वो देखो ये कर्वेचर और टॉर्जन। ये आपका, तो ये 3 सवाल पेपर में आएंगे। अगर बाई चांस बाय द वे हम रिस्क मानते कुछ गड़बड़ हो गया तो 2 आ जाएंगे, एक कम हो जाएगा। तो एक दिन पढ़ के अगर 2 सवाल तक पहुंच जाते हैं तो परफेक्ट है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये PYQ निकाल लेना, ठीक है। प्लस आ जाओ, अब मिलवाता हूँ एक एक चीजों से। सेरेट फर्नेट सबसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले ये मेन चित्र है, ये मेन चित्र है, इसको पकड़ लो। ये पकड़ लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का सबसे मूलभूत चित्र ये है। अगर ये चीज हमने पढ़ ली, ये चीज पकड़ ली, तो मोटा मोटी हम हर आइडिया तक पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपको 3 वेक्टर दिख रहे होंगे, 3 वेक्टर दिख रहे होंगे। टी वेक्टर, एन वेक्टर, बी वेक्टर। 3 वेक्टर दिख रहे, टी एन बी दिख रहे। और से देखो, आराम से तसल्ली से इसको पकड़ो। ये चित्र पकड़ में आ गया तो सेरेट फर्नेट भी पकड़ में आ जाएगा, सेरेट फर्नेट भी पकड़ में आ जाएगा और टॉर्जन भी पकड़ में आ जाएगा। ये सारा इसी का ही खेल है। यही 3 बंदे हैं, ये 3 सदिश है, यही सारा खेल रचेंगे। और अभी थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये 3 बंदे खेल कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए टी वेक्टर, एन वेक्टर, बी वेक्टर। एक चीज क्लियर है कि तीनों के तीनों लंबवत है, तीनों के तीनों लंबवत है। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल वेक्टर, मूलभूत सदिश। किसी भी वक्र पर हमेशा ये 3 सदिश विद्यमान होते हैं। किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु पर हर समय ये 3 वेक्टर विद्यमान होते हैं, टी वेक्टर, एन वेक्टर एंड बी वेक्टर। टी फॉर टेंजेंट, बी एन फॉर नॉर्मल, बी फॉर बायनॉर्मल। टी फॉर टेंजेंट, टी जो है वो स्पर्श रेखा का वेक्टर है। स्पर्श रेखा जिस दिशा में जाती है, टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जिस दिशा में जाती है इसे हम टी कैप बोलेंगे, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्यों बोल रहे हैं? खाली दिशा ही तो चाहिए हमें, केवल दिशा ही तो चाहिए। टी कैप, टी फॉर टेंजेंट वेक्टर कैप लगाऊंगा, ठीक है। लिखने में ऐसे लिखेंगे हम लोग। दूसरा वेक्टर है नॉर्मल, जिसे आप अभिलंब कह सकते हैं।
इसको n द्वारा दर्शाया जाएगा। बी कैप। तीसरा आप होगा बी, जिसे बायनॉर्मल, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, द्विअभिलंब। एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं। ये हो गया एन, ये बी। ये आपके तीन वेक्टर है। हाँ ठीक है, सॉरी, टी एन बी, ये तीन वेक्टर है। तीनों वेक्टर में एक चीज क्लियर है, तीनों परस्पर लंबवत है। तीनों के तीनों परस्पर लंबवत है। टी एन बी तीनों परस्पर लंबवत है। अब ये तीन बनते कैसे हैं? जब भी आपके पास कोई भी वक्र होता है, कोई भी आड़ा टेढ़ा सीधा कोई सा वक्र उठा लो, उस वक्र के बिंदु पे जाओ, स्पर्श रेखा खींचो। जिस तरफ स्पर्श रेखा जाएगी, जिस तरफ स्पर्श रेखा जाएगी, ये टी वेक्टर, ये टी वेक्टर हो गया। अब गौर करना, ये जो टी वेक्टर है, टी वेक्टर को सम्माहित करने वाला जो समतल होता है, जिस समतल के ऊपर टी वेक्टर उतर जाए, जो टी वेक्टर आपका जा रहा है, ये जरा टी वेक्टर। अब टी वेक्टर को सम्माहित करने वाला एक समतल बनाओ जिस पे टी वेक्टर आ जाए, ये वेक्टर पूरे तरीके से उसके ऊपर आ जाए। जैसे अब मैं कोई लाइन खींचूं तो बोर्ड के ऊपर आ जाएगी ना, वैसे बोर्ड बनाना है आपको, ऐसा समतल बनाना है जिसके ऊपर ये जो सदिश है ये उसके ऊपर आ जाए, टिक जाए। जैसे अभी ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, ये हो गया टी। ये जो समतल है इसको कहते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। यहां पे दूसरा नाम दिख रहा होगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आपके टेंजेंट वेक्टर को अपने अंदर समाहित करने वाला समतल, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब यहां दिख भी रहा होगा चित्र के अंदर, ये वो समतल है ऑस्कुलेटिंग, ये नीचे रहा, इसी पे टी है, ये समतल है, इसके ऊपर ही टी रखा हुआ है। ये समतल है ऑस्कुलेटिंग, इसके ऊपर ही टी है। ठीक है, डन। तो टी वेक्टर जहां जाएगा उसको सम्माहित करने वाला समतल ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहलाता है। तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं स्पर्श समतल, है ना, स्पर्श समतल, जिसे हम नॉर्मली स्पर्श समतल बोलते हैं। ये ऑस्कुलेटिंग स्पर्श समतल में थोड़ा फर्क होता है, अभी समय नहीं है इन चीजों के बारे में बात करने का। स्पर्श समतल की ही रोल प्ले करता है, जैसे स्पर्श समतल होता है वैसे ही ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है, जिसे आप 3D में स्पर्श समतल कहते हैं, यहाँ पे इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन थोड़ा बड़ी परिभाषा है, इसमें स्पर्श समतल भी शामिल हो जाएगा, उससे ज्यादा भी शामिल हो जाएगा, तो थोड़ी बड़ी परिभाषा है। ये हो गया टी, ये हो गया आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है और जो टी है, टी और ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर ही, वो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है उसके ऊपर ही एक वेक्टर और खींचना है जो टी के लंबवत हो। गौर करो, ये यूं देखो, ये टी, ये एन, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब आपको एक वेक्टर एन खींचना है जो टी के लंबवत हो और उसी प्लेन पे, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर ही हो। टी उसके ऊपर है, एन भी उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन टी एन के लंबवत होना चाहिए। ये चित्र में देखो, इन दोनों के बीच का कोण 90, और टी भी ऑस्कुलेटिंग के ऊपर है, जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है आपका उसके ऊपर ही तो टी है, वो जो समतल है उसी के ऊपर टी है, उसी के ऊपर एन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ही तैर रहे हैं, टी भी वहीं चल रहा है, एन भी वहीं चल रहा है, लंबवत है। अब आता है तीसरा वेक्टर, बाइनॉर्मल, इन दोनों के लंबवत, ये हो गया बी, इन दोनों के लंबवत। ये आपका टी, ये आपका बी, टी बी, टी बी, एक ही तल पर है और एक दूसरे के लंबवत है, फिर निकलेगा आपका बी जेड एक्स की तरह, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, और हर बिंदु पे ये जोड़ा यूं ही मिलेगा आपको। प्रत्येक बिंदु पे ये किसी बिंदु पे जाके खड़े हो जाओ, ये रहा, इधर गया टी, इधर गया एन, इधर गया, हर बिंदु पे कहीं चले जाओ ये तीन का जोड़ा आपको मिलेगा। इसीलिए इनको कहा गया फंडामेंटल, ये बेसिक है, ये नहीं बदल सकते, हर बिंदु पे आपको ये मिलेंगे।
ये परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, क्लियर, ये नाम क्लियर हुए, टी एन बी, टी एन बी, पहले इनको क्लियर कर लो। ऑस्कुलेटिंग प्लेन वन इंपॉर्टेंट वो है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है जहां पर आपका टेंजेंट कवर होता है, टी को कवर करने वाला प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है, उसी के ऊपर एन बी होता है, लेकिन टी और एन लंबवत होते हैं, बी जो होता है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लंबवत होता है। ठीक है, क्लियर है। अब दो और प्लेन ले लो, एक रेक्टिफाइंग प्लेन, एक नॉर्मल प्लेन। ऐसा प्लेन जो नॉर्मल प्लेन से गुजरता हो, जो नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर है। अब आपका जो नॉर्मल वेक्टर जा रहा था, मान लो इधर जा रहा था, तो नॉर्मल वेक्टर को समाहित करने वाला प्लेन नॉर्मल प्लेन कहलाता है। ये देखो एन को, ये प्लेन देखो, ये प्लेन अपने अंदर एन को कवर कर रहा है। जैसे टी को कवर कौन कर रहा था, ऑस्कुलेटिंग, एन को कवर कौन कर रहा था, नॉर्मल प्लेन। अब गौर करो, एन को नॉर्मल प्लेन भी कवर करता है और ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी करता है। एन जो है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर भी सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, और नॉर्मल प्लेन के ऊपर भी पड़ा हुआ है, मतलब दोनों प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है वो। जैसे आपकी जो कमरे के अंदर जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर क्या होता है, दो समतलों के ऊपर पड़ा हुआ है। नीचे वाले फर्श को उठाइए, कॉर्नर उसके ऊपर भी है, सामने वाली दीवार को उठाइए, कॉर्नर उसके ऊपर भी है। तो ये नॉर्मल वेक्टर जो है वो कॉर्नर है, किसका, नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन का कॉर्नर है। ऐसे ही टी टी एक प्लेन और है, ऐसे ही फिर एक प्लेन और बनता है। रेक्टिफाइंग प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन दोनों का कॉर्नर टी है, सही है। ऐसे ही नॉर्मल और रेक्टिफाइंग दोनों का कॉर्नर बी है। अब जैसे कॉर्नर पकड़ो, किस किस का कॉर्नर कौन है, किस किस का कॉर्नर कौन है। कॉर्नर दो प्लेन से बनता है ना, आपके दीवार, ये दीवार का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इस दीवार और इस दीवार के काटने से बने हैं। तो एन किसका कॉर्नर है, ऑस्कुलेटिंग का, और नॉर्मल प्लेन का कॉर्नर एन है। टी जो है वो ऑस्कुलेटिंग और रेक्टिफाइंग दोनों का कॉर्नर है, और बी जो है वो नॉर्मल और रेक्टिफाइंग दोनों का कॉर्नर है। इस तरीके से तीन तैयार होते हैं। अब इनसे हम इनके समतलों के समीकरण बनाएंगे, वो ऐसे बनेंगे। सबसे पहली बात, फंडामेंटल वेक्टर जो हमारे तीन आए हैं, इन तीनों के गुणों में तीनों एक दूसरे के लंबवत है, इसका मतलब तीनों की आपस में डॉट गुणा जीरो होगी। अगर मैंने टी को एन के साथ डॉट गुणा किया तो जीरो होगा, एन को बी के साथ डॉट गुणा करने पर जीरो आएगा, बी को टी के साथ डॉट गुणा करने पर जीरो आएगा, क्योंकि तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत है। तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो जब तीनों लंबवत है तो डॉट गुणा जीरो होगी, तीनों लंबवत है तो डॉट गुणा जीरो होगी। सही है, सही है, तीनों परस्पर लंबवत है तो डॉट गुणा जीरो होगी। अच्छा, दो वेक्टरों के लंबवत तीसरा वेक्टर है, तो क्रॉस गुणा में यही होता है, आई कैप और जे कैप और के कैप परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने की वजह से आई का और जे का क्रॉस गुणा के बराबर होता है, जे और के का क्रॉस गुणा आई के बराबर होता है, के और आई का क्रॉस गुणा जे के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो जब तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो टी वेक्टर, एन वेक्टर और बी वेक्टर, टी एन बी, अगर आप गुणा करते हो, टी और एन की क्रॉस गुणा करोगे तो बी वेक्टर आएगा, एन और बी की क्रॉस गुणा करोगे तो टी वेक्टर आएगा, बी और टी की गुणा करोगे तो एन आएगा, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है ना, एक दूसरे के लंबवत है, तो टी और एन की क्रॉस गुणा बी के बराबर आएगी, एन और बी की क्रॉस गुणा टी के बराबर आएगी, बी और टी की क्रॉस गुणा एन के बराबर आएगी। यही होता है आई जे के में, क्या होता है, आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर। बस यहाँ पे भी वही है, टी क्रॉस एन बी के बराबर, एन क्रॉस बी टी के बराबर, बी क्रॉस टी एन के बराबर। डॉट गुणा जीरो होगी क्योंकि लंबवत है, इसलिए डॉट गुणा जीरो होंगी। और दो क्रॉस गुणा करोगे, क्रॉस गुणा करने में हमेशा लंब सदिश आता है, तो टी और एन का लंब कौन है, बी, एन और बी का लंब कौन है, टी, बी और टी का लंब कौन है, एन। ये आपका दूसरा रिजल्ट हो गया। अब ये याद रखिएगा, पूछेगा ये बात पूछेगा,
ठीक है, डन। ये फंडामेंटल पकड़ के रखो। अब आ जाओ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन की इक्वेशन। अगर आपको याद हो समतल का समीकरण कैसे दिया जाता है, समतल का समीकरण कैसे दिया जाता है, समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, किसी भी इक्वेशन की इक्वेशन कैसे दी जाती है, किसी भी समतल का समीकरण देने के लिए आपको नंबर एक, उस समतल का एक बिंदु चाहिए जहां से वो समतल जाता हो। मान लो वो आर सदिश है जिससे समतल जाता है। फिर समतल के एक लंब सदिश चाहिए होता है जिसके समतल लंब हो। अभिलंब चाहिए होता है, नॉर्मल चाहिए होता है। ये दो चीजें आपको चाहिए होती है किसी भी समतल का समीकरण निकालने के लिए। एक वो बिंदु चाहिए होता है जिससे समतल जाता हो, एक समतल जिसके लंबवत हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको उसी नाम के हिसाब से बोल देता हूं जैसे आपने पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है वो ये है कि एक सदिश जिससे वो जाता है, अभिलंब एन, अगर ये दो पता है तो समतल का समीकरण होता है आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0। यही होता है समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। क्लियर है? तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा मामला बदल जाता है। बदल ऐसे जाता है, एक तो आपका कर्व है, एक तो आपके कर्व के निर्देशांक है। जो आपका कर्व है, जो भी वक्र है, एक उसके निर्देशांक है, उसके निर्देशांक को हम स्मॉल आर बोलते हैं। स्मॉल आर वक्र के निर्देशांकों के लिए रखा हुआ है। जो समतल है उसके बिंदु भी होंगे, समतल के निर्देशांकों कैपिटल आर कहा गया। हमेशा दो आकृतियां बनेगी, जैसे इस केस में स्पर्श समतल बन रहा है, या ये वाला समतल बन रहा है, या वो वाला समतल बन रहा है, तो दो आकृतियां होगी। एक तो आपका वक्र होगा जो भी आड़ा टेढ़ा है, एक उसके ऊपर समतल होगा। तो जो समतल के बिंदु है उनको कैपिटल आर से दर्शाएंगे, और जो वक्र है जिसके ऊपर स्पर्श समतल खींचा गया है उसको स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो माना जो वक्र है उसका एक बिंदु स्मॉल आर मान लिया, कैपिटल आर समतल का निर्देशांक मान लिया एक। अब अभिलंब डिपेंड करता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के टाइम पे अभिलंब कौन होगा। जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा तब अभिलंब कौन सा होगा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन किन से जाता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन टी से जाता है, एन से जाता है। टी और एन तो उसके ऊपर ही है, तो उसका अभिलंब कौन है, बी। बी उसका अभिलंब है। याद करो, अभी बताया था ऑस्कुलेटिंग प्लेन टी से भी जाता है, एन से भी जाता है। तो एन और टी दोनों तो उसके ऊपर है, तो लंब कौन हुआ, बी। तो आर माइनस आर डॉट बी बराबर 0। ऑस्कुलेटिंग में आपका बी आएगा। अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल प्लेन कौन सा था, नॉर्मल प्लेन वो प्लेन था जिसके ऊपर एन और बी आते हैं, एन और बी आते हैं, मतलब लंब कौन हुआ, टी। ये टी आएगा। ऐसे ही रेक्टिफाइंग प्लेन टी से जाता है, बी से जाता है, टी और बी से तो वो जाता है, तो लंब किसके हुआ, एन के। वापस चित्र को देख लो, गौर करो, ये चित्र, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन को ले लो। ऑस्कुलेटिंग प्लेन टी उसके ऊपर है, एन उसके ऊपर है, तो अभिलंब कौन हुआ इसका, ऑस्कुलेटिंग प्लेन का अभिलंब कौन हुआ, बी। रेक्टिफाइंग प्लेन पे टी भी है, बी भी है, तो इसका अभिलंब कौन हुआ, एन। नॉर्मल प्लेन एन से भी जाता है, बी से भी जाता है, तो अभिलंब कौन हुआ, टी। हर किसी का अपना अपना अभिलंब है, कौन सा है, उसके साथ डॉट गुणा कर दो बराबर 0। वो समतल का समीकरण बन जाएगा, उस समतल का जो आपको निकालना है। ठीक है, देन अब बढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है कर्वेचर और टॉर्जन। ये क्या होता है, अब इस पे थोड़ा सा जोर डालिएगा। कर्वेचर टॉर्जन दो क्या होता है। कभी भी आप गाड़ी लेके निकले हो, बाइक लेके निकले हो, कार लेके निकले हो, तो आप किसी भी सड़क पे चलिए, किसी भी सड़क पे आप दो प्रकार के अनुभव करेंगे। आप दो प्रकार के अनुभव करेंगे। मैं सड़क का एग्जाम्पल सड़क के तौर पे नहीं ले रहा हूँ, वक्र के तौर पे ले रहा हूँ। एक सड़क एक वक्र का एग्जाम्पल हो सकता है।
क्योंकि जो सड़क है वो वक्र को तो कोई तो वक्र होगा, एक सड़क में जब आप चलोगे वो वक्र तो होगा ही ना, वक्र तो है ही, सरफेस तो है ही, पृष्ठ तो है ही। तो एज ए पृष्ठ आप सड़क का एग्जाम्पल समझ सकते हो। अगर आप गाड़ी लेके निकलते हो तो आप क्या क्या महसूस करते हो उसको देखो। एक चीज होती है, जब भी आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो हो सकता है कि आप यूं यूं यूं, कभी इधर, कभी ये महसूस करते हैं। जब सड़क पे घुमाव होते हैं तो आप यूं महसूस करते हैं, इधर या उधर। सही है। अच्छा, ये धक्का इधर या उधर वाला कितना महसूस करते हैं? उतना ही महसूस करते हैं जितनी सड़क में घुमाव है। अगर सड़क में ज्यादा घुमाव है तो आप ज्यादा घूमेंगे, इधर उधर दाएं बाएं। सही बात है। सड़क में जितना घुमाव होगा उतना ज्यादा आप इधर उधर घूमेंगे। इसको कहते हैं वक्रता। वक्रता है सड़क का घुमाव। सड़क में जितना घुमाव होगा उसे वक्रता कहते हैं, वक्रता। नंबर 2, एक बात, एक चीज और अनुभव करेंगे आप लोग, जब आप सड़क पे चलते हैं तो कई बार खड्डे आते हैं। अब जब खड्डे आते हैं तो आप यूं यूं नहीं जाते, खड्डे आते हैं तो आप यूं यूं जाते हैं, ऊपर नीचे। खड्डे आते हैं तब आप ऊपर नीचे जाते हैं। खड्डे ना भी आए, अगर सड़क भी तो ऐसे हो सकती है, होती है, तो मेगा हाईवे है वो तो काट कर प्लेन करके एक साथ बनाए जाते हैं, और ये ज्यादा खतरनाक है। इस वाले से ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वाले में बंदा सीधा सिर जाके ऊपर टकराता है। हो सकता है सर टकराने से वो बेहोश हो जाए और गाड़ी को सामने वाली गाड़ी में ठोक दे, क्योंकि ऊपर कोई खुला थोड़ी पड़ा है जो उछल के चला जाएगा। ऊपर खुला हुआ तो भी खतरनाक है, अगर खुला हुआ तो हो सकता है कूद जाए, ऊपर से बाहर निकल जाए, आगे चला जाए, ये भी खतरनाक है। तो ये वाला जो होता है, इसीलिए जब आप हाईवेज में देखते हो तो हाईवे में ये चीज को भी कट किया जाता है, इस घुमाव को भी कट किया जाता है, लेकिन इस घुमाव से ज्यादा इस घुमाव का कट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घुमाव जो है ये आदमी को ऊपर की तरफ धकेलता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और ड्राइवर को अगर ऊपर की तरफ धकेल रहा है तो इधर उधर तो कम से कम उसकी आंखें तो वहीं टिकी हुई है, इधर में तो उसका बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो ये जो पार्ट है, अब ये दो प्रकार के घुमाव है, एक है लेफ्ट और राइट का, एक है ऊपर और नीचे का। इन दोनों घुमावों को नापने के लिए दो राशियां बनाई गई, एक का नाम है कर्वेचर, जो बताता है कि सड़क दाएं बाएं कितनी घूमी हुई है, एक है टॉर्जन, जो बताता है कि सड़क ऊपर नीचे कितनी है। ठीक है, क्लियर है बात, आइडिया समझ में आया? कर्वेचर का आइडिया और टॉर्जन का आइडिया, क्या है कर्वेचर क्या है टॉर्जन। सड़क पे दोनों चीजें कितनी कितनी है ये पता होना जरूरी है ना। अगर आपकी सड़क स्मूथ है, फ्लैट है, अगर आपकी जमीन फ्लैट है तो टॉर्जन 0 जाएगा, क्योंकि जब सड़क ही फ्लैट है, जब आपकी जमीन सरफेस अगर फ्लैट है, फ्लैट सरफेस पे ये तो नहीं हो सकता, फ्लैट पे ये हो सकता है, फ्लैट पे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो अगर आपका सरफेस फ्लैट है मतलब टॉर्जन 0 है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब कर्वेचर 0 है। स्ट्रेट लाइन में कर्वेचर 0 होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब आप यूं यूं नहीं जा रहे, कर्वेचर 0। तो ये जो घुमाव है ये 0 हो गया, इसका मतलब घुमाव है ही नहीं, और घुमाव नहीं है इसका मतलब सीधा। और टॉर्जन 0 है इसका मतलब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब समतल एक जैसा फ्लैट है। तो टॉर्जन 0 है मतलब फ्लैट 0 है, टॉर्जन है मतलब सरफेस फ्लैट है, और लाइन है कर्वेचर 0 है। तो ये दो राशियां बनाएगी, एक का नाम कर्वेचर, एक का नाम टॉर्जन। अब निकलेंगे कैसे, अब इंटरेस्टिंग पार्ट, निकलेंगे कैसे। कर्वेचर यूं यूं, जब आप यूं यूं चलोगे तो क्या बदलेगा, गौर करो, जब आप यूं यूं चलते हैं तो क्या बदलता है, ये आपका एन, ये आपका एन, ये आपका टी, ये आपका बी। अब गौर करना, जब आप यूं यूं चलते हैं तो आपका देखो, ये देखो टी, टी बदल रहा है, बी नहीं बदल रहा, बी पड़ा है अपना फिट, एकदम फिट। क्या बदल रहा है, टी, टी में परिवर्तन आएगा, टी में परिवर्तन आएगा, बस जैसे जैसे आप दूरी नापोगे टी बदलेगा, टी उतना ही बदलेगा जितना घुमाव है। तो कर्वेचर नापी जाती है टी में परिवर्तन, टी में परिवर्तन, dt ओवर ds, टी में परिवर्तन। ठीक है, कर्वेचर, गौर करो आराम से, ये इजीली समझ सकते हो आप लोग। तीन वेक्टर, तीन फंडामेंटल वेक्टर होते हैं, टी एन बी। तो जब आप सड़क पे घुमाव होंगे तो आपका एन, ये तो देखो बी तो फिक्स है, बी को बेचारे को क्या बिगाड़ना है, बी तो ठक
बी तो वही चलता रहेगा, सड़क फ्लैट है ना, फ्लैट है तो आपका टी बदलेगा, टी उतना ही बदलेगा जितना घुमाव होगा। तो टी का अवकलन निकाल लो चाप के सापेक्ष, ये कर्वेचर हो गया। अगला टॉर्जन, टॉर्जन देखो अब ऊपर नीचे करो, बी का देखो, बी का भी यू, बी का अंगूठे को देखो, अब बी पे इंपैक्ट पड़ेगा, बी पे अगर ऊपर नीचे है तो आपके बी पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे यही तो होगा, यही तो बदलेगा। तो बी में परिवर्तन आएगा डीबी ओवर डीएस, बी में परिवर्तन टॉर्जन। तो ये आपके दो राशियां तैयार होगी, कर्वेचर टॉर्जन। कर्वेचर आपको बताता है कि सड़क पे घुमाव कितना है, टॉर्जन आपको बताता है उतार चढ़ाव कितना है, दाएं बाएं कितना है, उतार चढ़ाव कितना है। ये दो राशियां बनाई गई किसी भी कर्व, ये मैं सड़क का एग्जांपल मैंने पहले समझाया था कि सड़क का एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे सिर्फ सड़क की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है, ये हर सरफेस की बात हो रही है। हर सरफेस में ऐसे ही होता है, आप गाड़ी लेके निकलो या ना निकलो, किसी सरफेस पे आप आंखें बंद करके ऐसे हाथ भी फेरोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो घूम रहा है या ये ऊपर नीचे हो रहा है, खड्डे हैं इसमें। तो ये किसी भी सरफेस की जो मोस्ट फंडामेंटल चीजें होती है ये वही होती है कि सरफेस कर्व जो है उस पर घुमा हुआ है या कर्व ऊपर नीचे है। तो ये दो राशियां हैं कर्वेचर और टॉर्जन, जो हमें बताती है घुमाव कितना है, उतार चढ़ाव कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो संकेत बनाए हैं, एक का नाम रखा है टॉय और एक का नाम रखा है कापा। ठीक है, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, पलट दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, जिसे आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता को पलट दो, वक्रता को पलटने पर वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे ही टॉर्जन की निकालनी है, रेडियस ऑफ टॉर्जन निकालनी है, रेडियस ऑफ टॉर्जन, टॉर्जन की त्रिज्या, तो बस टॉर्जन को पलट दो। वक्रता और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के उल्टे तो होते हैं। अगर आपको वक्रता पता है तो उल्टा कर दो, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे आपको टॉर्जन पता है, उल्टा कर दो, टॉर्जन रेडियस ऑफ टॉर्जन आ जाएगी। ये हो गया, क्लियर है ये दो कंसेप्ट। अब सेरेट फर्नेट ने क्या किया, सेरेट फर्नेट ने इनके बीच में रिलेशन बताया कि ये जो फंडामेंटल वेक्टर है और ये जो टॉर्जन है और ये जो कर्वेचर है, इनके आपस में क्या रिलेशन है। किसी भी सरफेस के ये तीन फंडामेंटल वेक्टर है, टी बी एन और कापा और टॉर्जन, इन पांचों में आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे से निर्भर करते हैं, ये रिलेशन सेरेट फर्नेट ने दिया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हर जगह ये तीन वेक्टर होते हैं और हर जगह कर्वेचर और टॉर्जन भी होगा। तो कर्वेचर, टॉर्जन और ये तीन फंडामेंटल वेक्टर, ये पांचों चीजें आपस में को रिलेटेड है, मतलब जुड़ी हुई है, संबंधित है। कैसे संबंधित है, ये सेरेट फर्नेट ने बताया अपने फॉर्मूले द्वारा। ये फॉर्मूला है, क्लियर हुआ ये बात। इसमें मैंने फॉर्मूले में कुछ करेक्शन है, मैं फॉर्मूला ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। इसको याद भी कर सकते हो आप, बड़े आराम से याद भी हो जाएगा ये। इस तरीके से बनाओ, यहाँ टीएनबी बनाओ, यहाँ टीएनबी बनाओ, यहाँ टीएनबी के अवकलन बनाओ, टीएनबी के अवकलन, और फिर यहाँ पे बस ये एक यहाँ पे ये लो। तो याद करना भी मुश्किल नहीं है इसको, अब आराम से देखो टीएनबी
TNB के अवकलन, TNB के अवकलन। चेस खेलो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये कापा माइनस कापा, टॉय माइनस टॉय। ठीक है, बन जाएगा आराम से। TNB, इधर TNB के अवकलन। शॉर्ट फॉर्म में इनको T डैश लिख सकते हो आप लोग, T कैप डैश, TN डैश, B डैश। और जब बनाना चाहो मैट्रिक्स वाली गुणा कर लो और ये बन जाएंगे। मैट्रिक्स वाली गुणा करो और ये आपके बन जाएंगे। जैसे यहां पर ही ले लो, पहली पंक्ति इंटू पहला स्तंभ बराबर पहला, dt ओवर ds बराबर 0 की कापा n कैप। एक नंबर 2, दूसरी पंक्ति dn ओवर ds। नंबर 2, तीसरा ये आपके आंसर है। ये है आपकी सेरेट फर्नेट फॉर्मूला। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब सेट हो जाएगा। क्लियर है? अब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पे जुड़ी हुई कुछ परमें हैं, कुछ 2-4 छोटी छोटी परमें हैं, वो पढ़ लो। अगर परमें पूछेगा तो ये काम आ जाएंगे। हाँ, PDF मिल जाएगी आपको। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। कुछ परमें हैं, वो परमें आप याद कर लो। और मोटा मोटी समझा दिया तो समझाने से बहुत फर्क पड़ेगा। समझाने से थोड़ी पिक्चर बन गई दिमाग में, और पिक्चर बनने से चीजें आसान हो जाती है ना। एक बार दिमाग में आपके चीजें चित्र में आ गई, एक बार चित्र आपको क्लियर हो गया। मैंने पहले ही कहा था TNB वाला जो चित्र है, अगर वो एक बार ठीक से समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें आपके लिए आसान है। क्योंकि एक बार एक आइडिया बन जाता है ना दिमाग के आगे, विजुअलाइजेशन बन जाता है, फिर चीजें पकड़ पाना। टॉर्जन है, मैंने पकड़ा दिया, टॉर्जन ये होता है, ये कर्वेचर होता है, ये टॉर्जन होता है, बस। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है। थ्योरम क्या कहते हैं? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है कि एक प्लेन कर्व हो। कर्व प्लेन हो, प्लेन मतलब समतल हो। बताओ, किसी कर्व के समतल होने की क्या शर्त होती होगी? एकदम सपाट होने की क्या शर्त है? सपाट होने की क्या शर्त है? अगर कोई प्लेन जो है वो एकदम सपाट हो, कोई प्लेन जो है वो एकदम सपाट हो, ऑब्वियसली बात है, जब सपाट होगा तो ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर कोई प्लेन है, कोई जमीन है, वो एकदम सपाट है, समतल है, प्लेन कर दी,
तो फिर उसके बाद ये तो नहीं हो सकता ना। हाँ ये हो सकता है, कर्वेचर हो सकता है वहां पे। अब वहां पे कर्वेचर हो सकता है लेकिन वहां टॉर्जन नहीं हो सकता, तो टॉर्जन 0। सपाट पे टॉर्जन का मान 0 होता है। आगे और कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। यहाँ पे दो प्रकार के अवकलन भी है, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक होगा आर डैश, एक होगा आर डॉट। आर डैश का मतलब है आर का एस के साथ अवकलन, इसे कहते हैं आर डैश। एक आपको मिलेगा डॉट, डॉट का मतलब होगा टी के साथ अवकलन। एस कौन है, टी कौन है? एस तो है आपका चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द कोड। टी है आपका प्राचल, पैरामीटर। ये याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखना है, ये डिफरेंस याद रखना है कि आर डैश लिखा हुआ है इसका मतलब है एस के सापेक्ष अवकलन, और आर डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब टी के सापेक्ष अवकलन। ये डिफरेंस। हाँ चाहो तो आप एक को दूसरे में, दूसरे को एक में बदल सकते हो, आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बहुत आसान है, एक को दूसरे में बदला जा सकता है। अगर हमें आर डैश निकालना है तो हमें आर का अवकलन करना होगा, एस का टी के साथ अवकलन करना होगा और भाग दे दो। आर डॉट में एस डॉट का भाग दे दो, आपका आर डैश बदल जाएगा। आर डॉट में आप एस डॉट का भाग दे दो, आपका आर डैश तैयार हो जाएगा। यानी आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। वापस आते हैं, एक तो वो कंडीशन देख ली कि टॉर्जन 0 हो, एक कंडीशन और आ जाओ, ये सेकंड। ये बॉक्स है, बॉक्स का मतलब होता है अदिश त्रिगुणा, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। अगर तीन सदिशों की, ये तीन सदिश, आर का एक बार अवकलन, आर का दो बार, आर कौन है, वक्र का समीकरण, जो भी आपका कर्व है उसका समीकरण, उसके समीकरण का एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन से जो आपको प्राप्त हो उसका अदिश त्रिगुणा करो। अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब प्लेन फ्लैट है, समतल है, सपाट है। यही शर्त डॉट में भी है, यही शर्त डॉट में भी है। अगर आप टी के साथ अवकलन करते हैं तीनों का, एक बार, दो बार, तीन बार अवकलन करते हैं, फिर जो सदिश आता है उसकी अदिश त्रिगुणा करते हैं और वो 0 आती है, आर डॉट डॉट, आर डबल डॉट क्रॉस आर ट्रिपल डॉट, वो बराबर 0 आती है, इसका मतलब वो फ्लैट है। एक ये पर में ले लो, ये पहले भी आई हुई है, एज इट इज याद कर लेना। द टेंजेंट, स्पर्श रेखा और अभिलंब, टेंजेंट और अभिलंब बाय नॉर्मल, नॉर्मली बाय नॉर्मल सॉरी, टी और बी एट ए पॉइंट ऑफ ए कर्व मेकिंग एंगल थीटा और फाई। अगर वो किसी बिंदु पर थीटा और फाई का कोण बनाते हैं तो ये फॉर्मूला काम करेगा, साइन थीटा डी थीटा साइन फाई डी फाई बराबर माइनस के बटा टाउ। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। अगर कोई बिंदु है जहां पर टेंजेंट थीटा कोण बनाती है, बाय नॉर्मल फाई कोण बनाता है, तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा। इसी के साथ एक ये कंडीशन, यहां पे एक वर्ड आता है पहले हेलिक्स। ये हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स ये होता है कि पहले हमारा मानना ये था, जब हम दुनिया को नहीं समझते थे, जितना हम समझते थे उतना तो हम ठीक होते चले गए। जितना पहले तो ये था कि भाई गैलीलियो तक तो हम यही नहीं समझते थे कि पृथ्वी
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तब तक हम पृथ्वी को बड़ा मानते थे। हाँ, इतना तो पता था कि ये गोले पर है और गोला चक्कर काट रहा है। इतनी अक्ल तो आ गई थी कि कोई गोला है वो चक्कर काट रहा है। इतना जो साइंस था, इतना ज्ञान था, वो इतना बढ़ गया था कि इतना तो समझते थे कि हम किसी गोले पर है और वो घूम रहा है और भी गोले हैं हमारे इर्द गिर्द, दूरबीन से या और से हमने देख लिए थे। लेकिन अब ये पता करना मुश्किल था कि हम घूम रहे हैं कि वो घूम रहा है। जैसे ट्रेन जब चलती है, आप किसी ट्रेन में बैठे हो, सामने भी अगर एक ट्रेन हो, अगर ट्रेन चल पड़े तो आप कभी ये नहीं समझ पाते कि किसकी ट्रेन चली, मेरी चली है उसकी चली, है ना। ये ट्रेन के टाइम में काफी ये बड़ा एक मिथ, एक भ्रम आपको होता है जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं। हेलुनेशन होता है एक तरह का कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आप खिड़की में देखते हैं ट्रेन चल पड़ी। अब आप बिल्कुल भी यहाँ पे ये देख के नहीं बता सकते कि आपकी ट्रेन चली है कि उसकी ट्रेन चली है। फिर आप बाहर की तरफ खंबे को देखते हो, खंबा रुका हुआ है, इसका मतलब आप भी रुके हुए हो। खंबा रुका हुआ है, आप भी रुके हुए, मतलब आपकी ट्रेन नहीं चल रही। आप इस तरीके से आपने अंदाजा लगाया कि कौन सी ट्रेन चल रही है। अगर सोचो इधर की खिड़की बंद कर दी जाती, इधर की खिड़की बंद कर दी जाए, फिर एक ट्रेन चल पड़े आप में से, तो आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कौन सी ट्रेन चली। जब तक आप ट्रेन में बैठे हो तब तक आप बता ही नहीं सकते कि वो वाली ट्रेन चल रही है कि आप वाली ट्रेन चल रही है। बड़ा विचित्र है पर सच है। ये एक विचित्र तथ्य है लेकिन बड़ा सच है। जब तक अगर आप दोनों में से कोई भी एक चल रहा है तो उससे तो लगेगा कि आप चल रहे हो और आपको लगेगा कि वो चल रहा है। आप कभी बता ही नहीं पाएंगे कि कौन चल रहा है। हाँ, तीसरा आदमी जो बाहर खड़ा है वो बता सकता है कि दोनों में से कौन सी ट्रेन चल रही है और कौन सी रुकी हुई है। तो यही कहानी थी कि अगर आप पृथ्वी पर हैं, अगर पृथ्वी सूर्य की तरफ चक्कर काट रही है या सूर्य पृथ्वी की तरफ चक्कर काट रहा है, तो अभी फिलहाल कोई नहीं बता सकता कि कौन किसके इर्द गिर्द चक्कर निकाल रहा है। फिर गैलीलियो आए, गैलीलियो ने आगे जुपिटर को देखा, और को देखा, जुपिटर को देखा, जैसे आपने बाहर पोल को देखा, पोल को देखा तो आप समझ गए कि पोल रुका हुआ है, पोल तो चल नहीं सकता, पोल चल नहीं रहा, इसका मतलब आप भी रुके हुए हैं, मतलब वो चल रहा है। तो इस तरीके से फिर जो दूसरा ग्रह है जब उनको देखा गया तो गैलीलियो ने तय किया कि भाई पृथ्वी घूम रही है। जब उन्होंने कहा तो लोग उनके ऊपर बिछड़ गए बुरी तरीके से, मार डालो, उड़ा दो, ये तो गलत काम कर रहा है, गलत बात बता रहा है, भ्रम का फैला रहा है। तो ये कहानी हुई। बाद में लास्ट में यकीन कर लिया गया कि हाँ भाई बात तो सच है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है। ये हुआ। फिर ये माना गया कि सूर्य पृथ्वी जो है वो गोल चक्कर में घूमती है। फिर धीरे धीरे पता चला, जब न्यूटन आए तो पता चला कि कक्षा का समीकरण जब बनाया तो वो तो आई नहीं, वो तो दीर्घवृत्ताकार आ रहा है। फिर दीर्घवृत्ताकार सेट हुआ, दीर्घवृत्ताकार सेट हुआ, फिर ये पता चला कि हेली ने प्रूफ किया कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है तो पता चला कि ये उससे भी खराब है। अब तो हम ऐसे गति नहीं करते बल्कि ऐसे गति करते हैं। ये सूर्य है और सूर्य लगातार चले जा रहा है और पृथ्वी उसके चारों तरफ हम यूं चक्कर काटते हुए एक्सपेंड हो रहे हैं। इस कर्व का नाम हो गया हेलिक्स, जो एक स्प्रिंग को खोलने से प्राप्त होता है। अगर आप एक स्प्रिंग को खोलेंगे, तो वो हेलिक्स प्राप्त होगा। तो फिर ये है कि पृथ्वी सूर्य एक जगह चक्कर नहीं काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह है वहीं पे चक्कर काट रहे हैं, नहीं, ऐसे सूर्य यूं चले जा रहा है, पृथ्वी उसके चारों तरफ यूं चक्कर काटते जा रही है। ये कर्व कहलाता है हेलिक्स, इसे हेलिक्स कहते हैं। ये हेलिक्स कब बनता है, अब उसकी थ्योरम है। हेलिक्स तब बनता है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी हेलिक्स। एक कर्व हेलिक्स कब होता है, दैट इज कर्वेचर एंड टॉर्जन आर कांस्टेंट रेशियो। अगर दोनों का रेशियो, कर्वेचर और टॉर्जन का रेशियो, दोनों का रेशियो फिक्स है, अचर है, तो आपका कर्व हमेशा हेलिक्स होगा, आपका पथ हमेशा हेलिक्स होगा। अगर ये कांस्टेंट होने का मतलब समझे, कांस्टेंट होने का मतलब जितना टॉर्जन है उसी अनुपात में आपका कर्वेचर है, यानी जितना आप यूं यूं कर रहे हैं उतना ही आप यूं यूं कर रहे हैं। तो जब दोनों यूं यूं और यूं यूं दोनों बराबर मात्रा में होंगे तो आपका कर्व जो होगा वो हेलिक्स होगा। अब देखो हेलिक्स को गौर करो, हेलिक्स को गौर करो, हेलिक्स में आप दाएं बाएं भी जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो, देखो देख रहे, यूं यूं भी हो रहा है, ऊपर भी जा रहे हो और दाएं बाएं भी जा रहे हो, तो ये हेलिक्स बनता है। तो ये याद रखिएगा, हेलिक्स तब बनता है, ये जो पृथ्वी और सूर्य है, ये जो हमारा ग्रह सिस्टम है, ये हेलिक्स बनाता है। हेलिक्स क्यों बनाता है, क्योंकि इनका कर्वेचर और इनका टॉर्जन कांस्टेंट रेशियो, इनका जो अनुपात है वो रेशियो कांस्टेंट है, इसलिए हेलिक्स बनाता है। ठीक है, बस ये होगी थ्योरी। अब कुछ सवाल है तो वो आप लोग PYQ से कर सकते हैं। आइडिया मैंने आपको पकड़ा दिया है। ये सवाल है जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आए हुए हैं
लगभग 4 पेजेस है, क्योंकि ज़्यादा सवाल तो है नहीं, क्योंकि पिछले 5 पेपर हुए हैं, 5 पेपर में इतने ही सवाल थे। इनमें से एक तो जैसे बताया सरल रेखा का समीकरण हो गया, सरल रेखा का समीकरण हो गया। सरल रेखा का समीकरण जो हम निकालते हैं कार्तीय रूप में, वो ऐसे निकलता है। अगर कार्तीय रूप में निकालना चाहते हो तो सदिश रूप में ये हो जाएगा, r बराबर r प्लस सी आर डैश, सी की जगह आप लैम्डा ले सकते हैं, सी की जगह आप लैम्डा ले सकते हैं, r बराबर r प्लस लैम्डा r डैश। कार्तीय रूप इंपॉर्टेंट है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड। ये कैपिटल एक्स वाई जेड तो समतल के बिंदु है, जो समतल के किसी बिंदु के निर्देशांक है वो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड है। और ये स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड वो बिंदु है जहां पर आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यानी स्पर्श बिंदु के निर्देशांक है। ये स्पर्श बिंदु के निर्देशांक है, ये उनके टी के सापेक्ष अवकलन है। टी का मतलब जो प्राचल है उसके सापेक्ष अवकलन है। ऊपर x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, नीचे उनके अवकलन का भाग दे दो, ये आपका समीकरण आ गया। सम रेखा का समीकरण आ जाएगा, स्पर्श समतल का, स्पर्श रेखा का। जैसे अभी यहां देखो इसको, ये बिंदु दिया हुआ है, ये आर दे दिया, आर मतलब आपको बिंदु दे दिया कि इस बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो ये आपका बिंदु हो गया। अब इस बिंदु का अवकलन कर लो, ये एक्स का निर्देशांक हो गया, ये वाई का, ये जेड का। ये लैम्डा पे निर्भर कर रहे हैं, प्राचल लैम्डा है तो लैम्डा के सापेक्ष अवकलन कर लो। लैम्डा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये एक्स का एक्स डॉट हो जाएगा, वाई का वाई डॉट हो जाएगा, जेड का जेड डॉट हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड है, स्पर्श बिंदु एक्स वाई जेड, इनका अवकलन करने पर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट आ जाएगा। आगे अब समीकरण में मान रख दो, ये देखो ये है आपका एक्स वाई जेड, ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका z। ये हो गया इनका अवकलन, ये x डॉट बन गया, ये y डॉट बन गया, ये z डॉट बन गया, x डॉट y डॉट z डॉट, ये x y z हो गया। उसके बाद में आपका ये समीकरण काम आ जाएगा, x माइनस ये वाला बिंदु, यहाँ पे स्मॉल एक्स, क्योंकि आंसर स्मॉल एक्स में लिखा हुआ है, एक बार कैपिटल एक्स में लिख के बाद में स्मॉल एक्स में कन्वर्ट कर लेना। ये रहा, अब ये मान रख दो, x का मान यहाँ पे, y का मान, z का मान, x डॉट का मान, y डॉट z डॉट, फिर लैम्डा का मान 1 दिया हुआ है, लैम्डा का मान 1 रख के पूरा कर लो। नहीं, बुक तो लेनी पड़ेगी, बुक तो आपको लेनी पड़ेगी, बुक का काम तो, क्योंकि यहाँ एक दिन में इतना नहीं पढ़ाया जा सकता, इतना संभव भी नहीं है, और इतना भी संभव नहीं है कि आप प्रैक्टिस शीट निकाल लो, है ना। इतना भी संभव नहीं है कि इतना यहाँ पढ़ाया जा सके। यहाँ मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ कि भाई कहाँ से सवाल आएंगे, कैसे सवाल आएंगे, कौन से सवाल आप पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने पहले कहा, इस क्लास का मकसद ज्यादा पढ़ाना नहीं है, इस क्लास का मकसद है आपको बताना कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। पढ़ने पढ़ाने की क्लास ये नहीं थी। हाँ ठीक है, कुछ चीजें जो समझाई जा सकती है, जो आसान तरीके से समझाई जा सकती है, इस 1 घंटे के भीतर आपको पचाई जा सकती है, डाइजेस्ट करवाई जा सकती है, वो हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना 1 महीने में संभव ही नहीं है। हाँ, ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, उसमें हम ट्रेंड करते ही हैं। उसके बाद में शाम को रिवीजन आपका होता है, रिवीजन में जो मोटा मोटे रिजल्ट्स होते हैं और काम की बातें होती है वो आपको पकड़ा देते हैं। यहाँ मैं आपको एक एक टॉपिक का अध्ययन करवा देता हूँ कि एक एक टॉपिक में क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। तो ये अलग नया नवेला सा एक प्रयोग है ना। वैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि ये क्लासेस नॉर्मल क्लास, क्योंकि नॉर्मल हो भी नहीं सकता। 1 महीने में अगर आप रिजल्ट बनाने की बात करते हैं तो आप नॉर्मल काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो काम 1 साल में होगा वो तो 1 साल में ही होगा, 1 महीने में तो कुछ अलग ही हो सकता है, बस वो अलग है। तो इसलिए मैं आपको टारगेट करके देता हूँ कि भाई ये पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इसको रट लो, इसको जुगाड़ बिठा लो, ये छोड़ दो, बस। अब आप जो कहूँ वो उतना उतना करते जाओ, काम हो जाएगा। ऐसे ये वाला हो गया, ये हो गया। अभी इनके अंदर एक टॉर्जन निकालना हो रहेगा,
टॉर्जन और कर्वेचर। ये देखो ये रहा एक सवाल, ये इसमें से कर लेना PYQ में से, टॉर्जन कैसे निकालते हैं और कर्वेचर कैसे निकालते हैं। अगर आपको सवाल दिया गया है, x दिया गया है, y दिया गया है, मतलब वक्र दिया गया है, ये z हो गया, ये आपका वक्र हो गया। वक्र अगर दिया गया हो तो किसी दिए गए वक्र से रो और टॉय कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना सीखना है। ये देखो ये रहा, और इससे अगले वाले पेज में ये रहे, ये आपको फॉर्मूले रहे। एक सवाल हाथ से निकाल लेना, बस एक सवाल हाथ से निकाल लेना। ये रहा आपका रो, ये रहा आपका टॉय टाउ। ये चीज दो निकालनी सीख जाना, क्योंकि मैंने जैसे बताया इस पे एक सवाल बनेगा कि भाई टो कैसे निकलता है, स्पर्श रेखा का समीकरण और ऑब्सोलेट कर्व का समीकरण, उस प्लेन का समीकरण, ये दो, ये कर्वेचर टॉर्जन, इसका समीकरण, सेरेट फर्नेट, बस ये है आपका, इतना हो सकता है और कर सकते हो। आगे यहाँ देखोगे यहाँ पे भी वैसा ही है, ये सीधी वो थ्योरम पूछ ली। ये देखो ये रहा, किसी वक्र में अगर वक्रता और मरोड़, अरे वाह यार ये नाम ठीक है, ये नाम ठीक है, मरोड़। तभी मैं कहता हिंदी में नाम जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ भयानक ही होगा। हिंदी में जब नाम आएंगे तो कुछ भयानक ही होगा। ठीक था टॉर्जन, ठीक था, कर्वेचर एंड टॉर्जन ज्यादा ठीक था। और अब आया हिंदी का नाम, तो टॉर्जन है मरोड़। तो अगर वक्रता और मरोड़ का अनुपात अचर होता है तो क्या होता है? अगर इन दोनों का अनुपात, आपकी वक्रता यानी कर्वेचर और टॉर्जन, दोनों का अनुपात अगर अचर होता है तो आपका वक्र क्या बनता है? जवाब है हेलिक्स बनता है। ये रहा हेलिक्स। अच्छा बेलनाकार हेलिक्स बनता है, सॉरी, बेलन के शेप का, इसमें नीचे बेलनाकार भी है, एक बेलनाकार हेलिक्स है, क्योंकि बेलनाकार हेलिक्स, वर्ताकार तो वही हो जाता, बेलनाकार हेलिक्स। तो ये आ गया, डायरेक्ट आ गया इससे। तो बस इन चीजों को तैयार कर लेना। बाकी जैसे इसमें वक्रता का मान पूछ लिया, देखो ये सवाल फिर से आ गया, वक्रता निकालिए, तो वक्रता निकालना, टॉर्जन निकालना, वक्रता निकालना, टॉर्जन निकालना, बस ये सीख लो, वक्रता निकालना सीख लो, टॉर्जन निकालना सीख लो, स्पर्श रेखा का समतल, स्पर्श का समतल, ऑब्लिक्यूट कर्व, और ये जो TNB में रिलेशनशिप होते हैं वो, और सेरेट फर्नेट, बस इतना काम है जो आप 2 घंटे 3 घंटे में कर सकते हो। 2-3 घंटे में करके नोट्स बना के रख लो, पेपर में पेपर से पहले दोहरा लेना, और बस जय माता दी, पेपर में जाओ, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलो। हाँ, बुक का नाम डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अब कोई और भी नाम किताबें, हमारे यहाँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से ही, जो MGS यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो यही चलता है, इसको तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री कहते हैं। कहीं पे और भी नाम कुछ रखा हो मुझे नहीं पता, नाम नॉर्मली तो नाम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से, अपने आप में काफी बड़ी ब्रांच है, तो शायद कोई और नाम तो उसको नहीं देंगे, यही नाम देंगे। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से मिल जाएगी। नवकार, JPH दोनों में अवेलेबल है, और बाकी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, और आज